समाज को कैसा खड़ा करना, जीना मरना, हम लोग साथ में चलेंगे और इसलिए किसी भी संघर्ष का विषय आया, समाज हमारे साथ है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूँ राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। आज मुनादी चौपाल में हमारे साथ हैं भाजपा के सबसे सीनियर लीडर, जिन्होंने 1975 से अपनी राजनीति की शुरुआत की और कभी रुके नहीं। आज भी पॉलिटिक्स में काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, कई बार के विधायक रहे, मंत्री रहे, काफ़ी सीनियर मोस्ट लीडर गणेश राम भगत जी हैं आज हमारे साथ। कई सारे सवाल हैं, पॉलिटिक्स को लेकर सवाल हैं, सामाजिक मुद्दों को लेकर के सवाल हैं और अभी जो वर्तमान में ये जो टिकट की भागम भाग चल रही है उस मसले पर भी सवाल है। तो आज सारे मसलों के सवाल का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं गणेश राम भगत जी। गणेश राम भगत जी, आपका स्वागत है मुनादी चौपाल में। धन्यवाद सर, एक शेर याद आता है कि गुलिस्तां को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। जब हिंदुत्व को मजबूत करने की बात आती है तो गणेश राम भगत, नक्सलवाद के खिलाफ आवाज़ उठाने की जब बात आती है गणेश राम भगत, सामाजिक मुद्दों पर जब बात करने की बात आती है तो गणेश राम भगत, लेकिन जब प्रतिनिधित्व का मौका आता है तो गणेश राम भगत 77 साल के हो जाते हैं, 77 साल के हो जाते हैं, 70 साल के, एज फैक्टर सामने आ जाता है। वजह क्या है इसकी? देखिए, सामाजिक काम अलग है, राजनीतिक काम अलग है। समाज रहेगा तो राजनीति चलेगा और समाज ही नहीं रहेगा तो राजनीति किसके ऊपर करेगा लोग। जहाँ तक नक्सलवाद और हिंदू की रक्षा का विषय है, ये सबकी रुचि नहीं रहती है। कुछ लोगों की ऐसी रुचि रहती है कि इस काम को और क्षेत्र में शांति अमल चैन से रहे, उसके लिए काम करना चाहिए। मैं मूलतः बनवासी कल्याण आश्रम का कार्यकर्ता हूँ और लगातार उस क्षेत्र में रह करके, उस संस्था में रह करके लगातार संघर्ष करता रहा और मेरे को समझ में आया कि नक्सलवाद और धर्मांतरण, ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये देश को और समाज को, वनवासियों को कमज़ोर करेगा, बिखराव करेगा, तोड़ देगा और इससे सामाजिक पहचान समाप्त हो जाएगी। मैंने इस काम को अपने हाथ में लिया और लगातार संघर्ष करता रहा, आज भी कर रहा हूँ। एक वक्त था जब नक्सलवाद की यहाँ नक्सलवाद पुलिस चरम पर था, मतलब आरा पुलिस चौकी में हमला हुआ था, काफ़ी नक्सली काफ़ी सक्रिय थे यहाँ पर। लेकिन आप जब आप मंत्री थे उस वक्त भी आपने नक्सलियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, बाद में भी आप नक्सलियों के खिलाफ लगातार बोलते रहे और एक बदलाव आया धर्मांतरण के मुद्दे पर भी। लेकिन सवाल यही है गणेश राम जी कि आप इतना ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ आपने काम किया, फिर ये 2008 के बाद अचानक से ब्रेक कैसे लगा ये? देखिए, कुछ तो समय की परिस्थिति रहती है, कुछ किस्मत का रहता है। ये जब भाग्य में नहीं रहेगा तो कुछ भी कर लीजिए, भाग्य जैसे लिखा है वैसा होगा। और इसलिए इसको 2008 बोलिए या और कुछ भी बोलिए, उससे बहुत कुछ ये अपने जीवन का संबंध नहीं रहा है और इसलिए मैं कभी परवाह भी नहीं किया कि, और हमने बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं किया कि राजनीति में हमको टिकट दीजिए और नहीं दीजिए। जो भी जिसको भी मिलेगा है वो देश की सेवा करेगा। और इसलिए ये कहना गलत है कि आपको 2008 से टिकट नहीं मिला, ये मिला, वो नहीं मिला है। ये लोगों को सोचने का अधिकार है। लोग अपने अपने मन से, अपने अपने विचारों के अनुसार से, जिसके हमारे साथ भावनाएं जुड़ी है, वो संवेदनशील हो करके और इस बात को सोचता है और उनका सोचना गलत नहीं है। लेकिन मैं तो खुश हूँ, खुशहाली जीवन जी रहा हूँ, नक्सलियों को ठिकाने लगा रहा हूँ। धर्मांतरण की स्थिति अभी क्या है? मतलब आप बराबर जाते हैं, क्षेत्र में दौरा करते हैं। देखिए, कल्याण आश्रम इस काम को अपने हाथ में लिया। कल्याण आश्रम इसीलिए यहाँ पर उसका काम शुरू हुआ
और बाद में दिलीप सिंह जूदेव जी ने इस काम को अपने में हाथ में लिया और काफ़ी दिलीप सिंह ने इस क्षेत्र में काम किया और उस काम को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज धर्मांतरण की गतिविधि बहुत कम हो गई, नहीं के बराबर है। अभी एक खास बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जैसे 2008 की बात आई, इससे पहले भी तो ये पहले ऐसे लीडर को देखा जाता है जो लगातार फील्ड में है। लोग अक्सर देखा यह जाता है कि जब चुनाव आता है तो लोग फील्ड में निकलते हैं, लेकिन गणेश राम भगत जी आप लगातार 10 सालों से, कहा जाए 15 सालों से आप लगातार फील्ड में, शायद ही कभी ऐसा होता हो कि दौरा नहीं करते हों। तो मतलब ये इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, आपके कार्यक्रम में भीड़ भी लगती है, कहते हैं कि आपके पास लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या ये जो आपके साथ जो भीड़ है, तो ये इस बार जो चुनाव होने वाला है तो क्या ये बदलाव आएगा इस बार? जहाँ तक जनता का सवाल है, ममता प्रेम है, उनकी भावनाओं के साथ अपने भावनाओं को मिलाना, और इसलिए कम समय में सूचना देने के बाद भी, मेरे बोलने के बाद भी 10,000 लोग आराम से आ जाता है, क्योंकि मैं उनके साथ रहता हूँ, उनके साथ खाता हूँ, उनके साथ गांव में सोता भी हूँ। तो जनता को ऐसा लगता है कि गणेश राम और हमारे में दूरी नहीं है, हम सब दोनों मिलकर के, समाज और गणेश राम दोनों मिलकर के समाज को कैसा खड़ा करना, जीना मरना, हम लोग साथ में चलेंगे। और इसलिए किसी भी संघर्ष का विषय आया, समाज हमारे साथ है। भगत जी आप काफ़ी सीनियर मोस्ट लीडर हैं, इसलिए सवाल आपसे जायज़ है, क्योंकि ये एक वक्त था जब यहाँ पर तीनों सीट बीजेपी के हाथ में थी। आज तीनों सीट पर बीजेपी नहीं है। 5 सालों में सत्ता भी कांग्रेस की है, तो लगता नहीं है कि कांग्रेस काफ़ी सशक्त हो गई होगी? अभी हम जसपुर जिले की बात करें तो मुकाबला कैसे होगा, क्योंकि सत्ता भी है, संगठन भी है, धन बल सब कुछ कांग्रेस के पास में। देखिए, मन के सामने धन काम नहीं करता है, और कांग्रेस धोखे से आ गई, और धोखे से आकर के गरीबों को, किसानों को, ग्रामीणों को इतना कष्ट दे रहा है। बड़े बड़े पोस्टर, होर्डिंग लगा करके दुनिया भर का प्रचार तो कर रहा है, उनका अधिकार भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जनता नाखुश है, जनता कांग्रेस के खिलाफ में है। ये धोखे से आ गई, ये दोबारा नहीं आने वाली है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही छत्तीसगढ़ में बनेगी। भगत जी आप कह रहे हैं कांग्रेस जसपुर में धोखे से आ गई, लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस को सीट खैरात में दे दिया गया। अब देखिए, बोलने वाले कई प्रकार की बात बोलते हैं। अब बोलने वाले का मुंह कौन बंद करेगा? कभी उतार चढ़ाव होता है, राजनीति में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव होता है। इसलिए मैंने कहा कि धोखे से आया है। अब ये दोबारा सपना भी ना देखे, केवल जसपुर में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ। जैसे ये जो कहा जाता है कि जैसे आपने कहा कि धोखे से आई, चाहे ये आया, लेकिन सवाल ये है कि कहा यह जाता है कि भाजपा की गुटबाजी की वजह से 2018 में भाजपा चुनाव हार गई थी। भाजपा का पूरी तरह मतलब केवल 14-15 लोगों विधायकों पर संतुष्ट रहना पड़ा था। तो क्या गुटबाजी खत्म हो गई? देखिए, मीडिया वाले और कुछ लोग जो है वो मज़ा लेने के लिए गुटबाजी और क्या क्या बोलते रहते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी का एक ही गुट है भाई, उसका नेता नरेंद्र मोदी है। कहाँ यह गुट और सूट और फुल पेंट और चड्डी और बनियान लगा रहे हैं? एक ही गुट है भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में, उसका नेता अपने नरेंद्र मोदी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। तो इस बार छत्तीसगढ़ में सरकार बीजेपी की बनेगी, आपको ऐसा लगता है? हाँ, लगता है, नहीं बनेगा। जसपुर का पोजीशन क्या रहेगा सर? जसपुर तो सबसे टॉप में आएगा। मतलब ये जो आज के जो 18 से पहले की जो स्थिति थी यहाँ, मतलब विधायक ये तीनों जगह यहाँ विधायक रहते थे, सारा ये बीजेपी के थे, इस बार भी वैसा ही होगा? आपको मतलब समझा नहीं? तीनों सीट पर बीजेपी जैसे पहले थी यहाँ पर, जैसे 35 सालों से कब्जा रहा है यहाँ पर, कुरकुरी में, जसपुर में, तबकरा में, बगीचा में, पत्थलगांव को छोड़ करके, तो वही स्थिति फिर वही स्थिति फिर से रहेगी। केवल जसपुर में नहीं, सब तरफ वही स्थिति रहेगी जो पुरानी स्थिति थी जी। सरकार बनेगी और वो
हम किसानों के लिए, गरीबों के लिए, भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, ज़रूरतमंद लोगों की पार्टी है। उसके लिए हम ठीक से पहले समय में जो हम काम करते थे वैसे हम सेवा करेंगे। उसके लिए जनता हमको अवसर देने वाली है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी और आपने कहा गरीबों के लिए काम होगा, किसानों के लिए काम हुआ, लेकिन भूपेश बघेल जी ने वो कहते हैं कि हमने किसानों को बोनस दिया, हमने किसानों को साधा, वो जगह जगह खंड कीर्तन करवा रहे हैं, कौशल्या माता का मंदिर बनवा रहे हैं, तब कैसे? देखिए, भगवान का नाम तो सबको करने का अधिकार है। माँ कौशल्या का नाम करना उनका ननियाल है छत्तीसगढ़ में, तो ये तो पुण्य का काम है ना, अच्छा है। ये भगवान के काम में कौन किसको विरोध करेगा? ये अच्छा है, करना चाहिए है। लेकिन कल एक किसान आया था, वो धान कब काटा दिया था इसको भूपेश बघेल की सरकार को? नवंबर में, दिसंबर में है। और बोनस के लिए कल बोल रहा था किसान कि आज हमको 19,000 रुपया बोनस मिला है। ये सरकार है क्या कि आप नवंबर में धान खरीदोगे और 1 साल के बाद बोनस देंगे तो गरीब जिएगा कि मरेगा? ऐसे बहुत सारा षड्यंत्र है, भ्रष्टाचार से पूरा डूबा हुआ है सरकार और प्रशासन सब, और नेता लोगों का तो कहना ही नहीं है। हमारे यहाँ तो हम देख सुन रहे हैं, लोग आके बताते हैं कि यहाँ नेता साड़ी बांट रहा है, धोती बांट रहा है, पैसा बांट रहा है। अरे भाई, इतना घबराते क्यों? और लोकतंत्र में स्वच्छ लोकतंत्र की बात आती है, वहां पर साड़ी, धोती और बीड़ी और तंबाकू का मतलब क्या है? इतना क्यों घबरा रहे हो भारतीय जनता पार्टी से? कितनों साड़ी और धोती बांटो, तुम जीतने वाले नहीं हो। 2 दिन पहले विधायक से मेरी बात हुई, विधायक से मैंने 1 to 1 किया। उनका कहना यह था कि मैंने इतने सारे मतलब बहुत सारे थे वहाँ पर, कहीं पुल नहीं था, पुलिया नहीं था, बहुत सारे हमने, मतलब भाजपा 15 सालों में वो विकास का काम नहीं कर पाई जो हमने 5 सालों में कर दिया। मैं तो हमारे क्षेत्र के सम्मान्य विधायक जी के साथ आपको लेकर के हम जाने के लिए तैयार हैं। वो बता दे वहाँ पर कौन सा काम किया है। गोठान को बता दे, गोठान में क्या हो रहा है, गाय नहीं, छीरी नहीं, बकरी। सर, कांग्रेस में ये टिकट को लेकर काफ़ी आपाधापी चल रही है। ये जो सुरगुजा से खबर आ रही है, जो TS बाबू डिप्टी CM, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 5-6 सीट ही हम सुरगुजा में जीत पाएंगे। तो आप लोग तो काफ़ी खुश होंगे इस बयान से? नहीं, खुश नहीं है, वो हताश है, वो निराश हताश हो गए हैं भ्रष्टाचार के चक्कर में। वो कांग्रेस से एकदम परेशान है। अरे, लोगों को गर्व होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी एक लिस्ट निकाल करके बता दिया और जनता के बीच में प्रत्याशियों को काम करने के लिए आदेश कर दिया। कांग्रेस एक भी प्रत्याशी का चयन नहीं किया आज तक है। इतना घबरा गए, इतना डरपोक है। ऐसा डरपोक सरकार कांग्रेस तो मैंने नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी छाती ठोक करके 21 लोगों का टिकट दे दिया। लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि जिन जगहों में ये टिकट फाइनल हुआ है, बीजेपी ने किया है, वहाँ पर बीजेपी की स्थिति कमज़ोर है। देखिए, वो स्वयं कमज़ोर है। ये PDS का चावल खा करके साड़ी बांट रहा है और ये अनुदान का पैसा तहसीलदार को देना चाहिए, उस चेक को MLA लोग रख रहा है और उसे धोती बांट रहा है। तो इनका क्या हाल है वो आप स्वयं अंदाज कर ले। इतना कमीशन चल रहा है, बिना कमीशन अगर नहीं हुआ तो सचिव को ट्रांसफर, कमीशन नहीं मिला तो सरपंच को धारा 30, 40, 50 जो लगना है लगा। बहुत सारे सरपंच लोग हाईकोर्ट से स्टे लेकर के अपने पद पर है। दुख होता है कि तुम MLA हो, आज हो कल नहीं रहोगे, लेकिन जनता के साथ तुमको रहना है। जो छोटे छोटे कर्मचारी है या ये जनप्रतिनिधि है, उससे कमीशन खा करके, सता करके
तुम बहुत बड़ा नेता नहीं हो सकते हो, चुनाव तो कभी जीत ही नहीं सकते। ये टिकट की बात जब आई तो एक कहा जाता है कि कांग्रेस के 3 एमएलए हैं, राम पुकार सिंह, विनय भगत, इजोड़ी मींज। तो एक तरह से कांग्रेस ने अपना चेहरा फाइनल कर दिया है, बीजेपी चेहरा फाइनल यहाँ नहीं कर रही है जसपुर जिले में। मतलब उनका कहना है कि जैसे यहाँ 3 विधायक हैं, कांग्रेस के तीनों विधायक हैं, तो ये तो मतलब ये विधायक तो यही होंगे, ये टिकट भी इन्हीं को मिलेगी। एक चेहरा तो है इनके पास, बीजेपी चेहरा भी नहीं ला रही है सामने। अब ये इनको तीनों विधायकों को पूछिए कि उनको टिकट मिल रही है, उसके लिए आश्वस्त हैं क्या? हैं? अभी तो सिटिंग एमएलए हैं, आचार संहिता लगा नहीं है, तो जितने नाचना है नाच ले। जिस दिन आचार संहिता लगेगा उस दिन हुक्का पानी बंद हो जाएगा उनका। हैं? भारतीय जनता पार्टी डंके के चोट पर मैं कहना चाहता हूं कि आने ये समय सभी सीटों का प्रत्याशी और जल्दी से चयन करेगा। तो ये थे गणेश राम भगत जी, जिनका कहना यह है कि कांग्रेस पहले अपने प्रत्याशियों का टिकट फाइनल कर दे, विधायक पहले आश्वस्त हो जाएं उनको टिकट मिल रही है कि नहीं, उसके बाद भाजपा की फिक्र करें। इनका साफ साफ कहना है। बहुत बेबाकी से उन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल राजेश पांडे के साथ। नमस्कार।